the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Respected students, today we'll discuss Hedda Gabler and Hedda Gabler as a tragedy, Hedda Gabler as a tragic heroine, and after that we have another question. The question can occur like that: discuss Hedda Gabler as a modern tragedy, discuss Hedda Gabler as a classical tragedy, discuss Hedda Gabler as a tragic heroine, and then they can also ask Hedda Gabler may be regarded as classical as well as modern tragedy, or they can ask that find out features in Hedda Gabler as a modern or classical tragedy. They can ask any way they want, but we must know how to answer all these. हमें पता होना चाहिए कि how to answer all these. पहली बात तो ये है, एक साइड पे लिखें क्लासिकल ट्रेजेडी और एक साइड पे लिखें मॉडर्न ट्रेजेडी. क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर सुपरनेचुरल फोर्सेस होती हैं, या कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जैसे डेस्टिनी है, जैसे अनसीन फोर्सेस हैं जो उसकी डेस्टिनी को कंट्रोल कर रही हैं एक ट्रेजिक हीरो की. हमारे पास ट्रेजिक हीरो था, चाहे वो हैमलेट ले लें, चाहे आप इडिपस रेक्स को ले लें, चाहे आप मैकबथ को ले लें. उसके अंदर एक हमार्टिया है और वो हमार्टिया उसको डोनफॉल की तरफ ले जाता है. अरिस्टोटल ने कहा था कि एक ट्रेजिक हीरो को रॉयल होना चाहिए, एक ट्रेजिक हीरो को रॉयल होना चाहिए और उसके अंदर एक हमार्टिया जरूर हो, जो हमार्टिया उसको अल्टीमेटली उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाए. मजीद उसने कहा कि कि एक अच्छी ट्रेजेडी जो होती है उसमें प्लॉट जो है वो ओवरऑल होता है. प्लॉट जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है, प्लॉट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उसने कहा प्लॉट जो है वो बड़ा की वैल्यू रखता है और प्लॉट ही सब कुछ है एक अच्छी ट्रेजेडी का. उसका प्लॉट बड़ा खूबसूरत होता है. प्लॉट जो है वो ऐसी प्लॉट उसका ऐसा है कि वो भूलता नहीं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेजेडी के अंदर. आप शेक्सपियर की किंग लियर को ले लें जी. एक बादशाह है, उसकी 3 बेटियां हैं, एक का नाम है गॉनरल, एक का नाम है रैगन, एक का नाम है कॉर्डेलिया. You all daughters tell me how though you love me. He asked one by one. Gradually he asked one by one. He asked, you Regan, tell me how much you love me. You Goneril, tell me how do you love me. They said, we love you more than star, sun and everything. हम आपसे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं, और वो ऐसे झूठ बोलती हैं और वो सारी दौलत जो है उनमें डिवाइड कर देता है. सारी दौलत जो है उनके अंदर उनमें डिवाइड कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है उसके साथ, जो कॉर्डेलिया होती है वो उसको ओवरऑल सपोर्ट करती है. ये एक प्लॉट है जो हमें नहीं भूलता. हैमलेट का प्लॉट ले लें तो बड़ा आसान है, उसका वो भी एक ट्रेजेडी है, अच्छी ट्रेजेडी है. तो उसका प्लॉट ये है कि एक प्रिंस है, वो पढ़ता है यूनिवर्सिटी में और अल्टीमेटली उसकी मदर जो है उसके फादर को धोखा दे देती है, उसको कत्ल कर देती है और चचा से शादी कर देती है. हाँ जी, इडिपस है, इडिपस रेक्स है, तो उसका प्लॉट जो है वो भी हमें नहीं भूलता. वो भी एक आइडियल ट्रेजेडी है जिसको अरिस्टोटल ने माना है कि वो एक आइडियल ट्रेजेडी है. उसमें ये कि एक बच्चा पैदा होगा, वो अपनी मदर से शादी करेगा, फादर को कत्ल कर लेगा और फिर वो अपनी आंखें फोड़ लेगा. यानी प्लॉट जो है वो ओवरऑल होता है. अगर आपको कैरेक्टर भूल भी जाए तो आप तब भी उसका प्लॉट से आप उसकी स्टोरी जो है बता सकते हैं लोगों को कि भाई ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी ओवरऑल इसका प्लॉट. तो एक तो ये है कि उसका ट्रेजेडी के अंदर प्लॉट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और प्लॉट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है. और क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर जो पर्सन है, जो हीरो होता है, वो एक रॉयल होता है. आप ये लिख सकते हैं पॉइंट, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भी पढ़ाऊंगा. वो उसका हाई स्टेटस होता है क्लासिकल ट्रेजेडी में. अब दूसरी साइड पे लिखें मॉडर्न ट्रेजेडी. मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर जो सोशल नॉर्म्स एंड कन्वेंशन वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो एक हीरो और हीरोइन को वो ट्रेजिक हीरो बना देता है. वही उसके लिए, अगर हमने क्रूसिबल पढ़ा,
द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर, उसमें जो जॉन प्रॉक्टर है वो सोशल वैल्यू को और जो कन्वेंशंस थी उसको तो ब्रेक नहीं कर सका, और वही उसकी कॉज बनी ट्रेजेडी की। वो लोगों के साथ मिलता नहीं था, घूमता नहीं था, चर्च नहीं जाता था, उनको फॉलो नहीं करता था। तो अल्टीमेटली आर्थर मिलर ने भी उसमें पॉइंट आउट किया कि वो सोशल जो नॉर्म्स थी, कन्वेंशन थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसकी ट्रेजेडी का बायस बने, वो इतनी पावरफुल थी। वो फोर्सेस जो सोशल वैल्यूज हैं वो कॉज बन रही हैं ट्रेजेडी का। और यहाँ पे सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे डेस्टिनी है, जैसे फेट है, जैसे जो प्रोफेसीज हैं, गॉड गॉडेसेस हैं, और वो बनती हैं कॉज ट्रेजेडी का। और इसके अंदर एक और चीज है कि सोशल फ्लॉ जो है ये होता है कॉज, सोसाइटी सोशल फ्लॉ, ये मॉडर्न ट्रेजेडी के। और ये लॉज जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आप क्रूसिबल की एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप हेडा गैबलर की एग्जाम्पल दे सकते हैं मॉडर्न ट्रेजेडी का, अगर वो इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो। और इसके अंदर क्या है, अगर हम इसको क्लासिकल ट्रेजेडी अगर लें तो ये क्लासिकल ट्रेजेडी भी बनती है कि वो रॉयल है, डेफिनेटली एक गैबलर की बेटी है, हाई स्टेटस था उसका, अपर क्लास से ताल्लुक रखती थी, उसके अंदर भी एक हमायटिया था कि वो इम्पल्सिव एक्शन लेती थी, कि ही इज टेकिंग एक्शन विदाउट you could say without thinking, without contemplating, without meditating, without having a planned decision. She is taking impulsive decision. Impulsive होता है जो unplanned decision है, वो unplanned decision कर रही है, वो unplanned work कर रही है, वो जो करती है irrational work कर रही है, emotional work कर रही है, और उससे वो क्या बहुत सारे उसके अंदर फ्लाज आ जाते हैं। उस फ्ला की वजह से वो ट्रेजेडी होती है, जब वो एक तो वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है लव बॉक को, और उसके बाद जज ब्रॉक जो है उसको अपने साथ मिलाती है, तो वो ही उसकी कॉज बन जाते हैं ट्रेजेडी का, क्योंकि वो अब किसी के हाथ में मैनिपुलेट नहीं होना चाहती थी, वो दूसरों को करती थी। तो ये दोनों चीज़ों पे, दोनों ट्रेजेडी पे, मॉडर्न ट्रेजेडी भी है और एज वेल एज ये हम कह सकते हैं कि क्लासिकल ट्रेजेडी भी है, हेडा गैबलर। हाँ जी, हमारे क्वेश्चन जो है ये सारे इस तरह हम इसके अंदर देखेंगे। और इसमें अरिस्टोटल की ट्रेजेडी जो है वो भी आप यहाँ पे बताएंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन दी है, क्लासिकल ट्रेजेडी क्या है, प्लॉट इंपॉर्टेंट होता है उसने कहा है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि पेरिपिटिया क्या होता है, एनेग्नोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। आज की असाइनमेंट ज़रा ओपन कीजिए, यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप ओपन करें तो जो मैंने असाइनमेंट बनाई हुई है उसमें ये मैंने येलो की हुई है, हेडा गैबलर एज अ ट्रेजेडी। अगर आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखिए हेडा गैबलर येलो किया हुआ है, हेडा गैबलर एज अ ट्रेजेडी। इसके नीचे आए, ट्रेजेडी इन ड्रामा। ये ट्रेजेडी क्या होता है जी ड्रामा के अंदर? When most of us think of the theatre, we usually picture the two masks representing comedy and drama. Regardless of whether the play qualifies as one or other, almost every play is attempt to bring chaos to order. यानी हर प्ले जो है वो chaos से ऑर्डर की तरफ जाता है। हर चीज जो है डिसअरेंज्ड है, अनअरेंज्ड है, तो उसको किसकी तरफ लेके जाता है? वो अरेंज की तरफ। सोसाइटी बिखरी हुई है तो उसको वो क्या करता है? ऑर्डर करता है। हर प्ले टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द वे द प्रॉब्लम, द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व्ड कैन डिटरमिन वेदर अ पीस इज कॉमेडी और ट्रेजेडी। अ कॉमेडी एंड विद सम सॉर्ट ऑफ हैप्पी एंडिंग। ये कुछ मिस है, यहां पे आप लिख लीजिए हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी जो है वो हैप्पी एंडिंग के साथ सारे लोग जो है वो मिल जाते हैं और खुशी खुशी एंडिंग होती है। लेकिन ट्रेजेडी जो है वो हमेशा डिजास्टरस एंड होता है उसका। एंड आगे देखिएगा, एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ट्रेजेडीज ऑन द अदर हैंड टिपिकली एंड बैडली फॉर द मेन कैरेक्टर, यानी सारे कैरेक्टर जो है उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप हैमलेट में देखें तो हैमलेट की डेथ होती है, उसके बाद वो लेटिस की डेथ होती है, फिलिया की डेथ होती है, पोलोनियस की डेथ होती है, कोलोनियस की डेथ होती है, गेटरूड की डेथ होती है, ग्रेट हैमलेट की डेथ होती है, सारे लोग मारे जाते हैं। ट्रेजेडी क्या है? Origin and definition. Tragedy is a type of drama
यानी ट्रेजेडी एक ड्रामा की टाइप है वेयर द करेक्टर गो थ्रू सम फॉर्म ऑफ सफरिंग, जिसमें करेक्टर जो है कुछ सफरिंग की फॉर्म में होते हैं। कैसे मोस्ट डेफिनेशंस ऑफ ट्रेजेडी दैट यूज टुडे कम फ्रॉम सम पार्ट ऑफ वर्क द पोएटिक्स रिटन बाय द फिलोसोफर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो जितने भी आज भी आप अगर उमैरा अहमद के प्लेज हैं, उसके नावल हैं, अगर आप उसको ले लें, उसका नावल पढ़ें तो हमें ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल अरिस्टोटल की डेफिनेशन के ऊपर फिट है। अपने हीरो और हीरोइन को इतना सफर करवाती है कि हमें अरिस्टोटल जो है वो याद आ जाता है कि अरिस्टोटल ने भी तो ये कहा कि एक इंसान है वो बड़ा रॉयल होना चाहिए, फिर उसके अंदर हमार्टिया हो कि उससे गलती हो जाए और वो अनकॉन्शियसली हो जाए और वो सफर करे और हम पिटी और फियर फील करते जाएं। मैंने जब लिटरेचर को पढ़ा तो मुझे पता चला कि आज भी ड्रामे जो है अरिस्टोटल की डेफिनेशन के ऊपर लिखे जाते हैं। बिल्कुल अगर वो ट्रेजेडी उसमें शो की जाती है तो उसमें उसकी डेफिनेशन के कोई पार्ट्स वो लेते हैं। खुदा और मोहब्बत एक ड्रामा है, उसको आप देखें तो उसका जो प्रोटैगोनिस्ट है वो हीरो जो है, एक तो वो रॉयल है कि वो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, वो रॉयल बन गया, रॉयल खानदान से ताल्लुक, और उसके बाद जो उसके साथ जो हीरोइन जिससे वो प्यार करता है वो लड़का, वो सारा दिन उसके में कैसे वो सफर करता है, तो वो सारी हमें ऐसे लगता है जैसे अरिस्टोटल की डेफिनेशन जो है उसके ऊपर फिट होती है। द पोएटिक रिटन्स बाय द फिलोसोफर अरिस्टोटल। In the simplest term, Aristotle defined tragedy as a form of drama whose plot is centered on human suffering for purpose of evoking होता है उभारना, feelings of pity and fears in audience। अरिस्टोटल के प्लेस का जो ट्रेजेडी लिखता था उसका मेन एंड होता था कि वो इन्वोक करे पिटी और फियर को। ऑडियंस जब उसको देखते तो रोते हुए बाहर निकल जाते और रोते रहते कि क्या हुआ इसके साथ। हम एक गैलीलियो गैलीली पढ़ेंगे, बैटोल ब्रैकेट जो है उसका हम पढ़ेंगे प्ले, तो वो उसमें हम देखेंगे कि वो एलिनेशन का यूज करता है, वो डिस्टेंसिंग टेक्निक को यूज करता है कि वो कहता है कि सबसे पहले ये तो है ना कि पिटी और फियर, ये एरिस्टोटल टेक्निक ऐसी है कि ड्रामा देखते ही आप रोना शुरू कर देते हैं और तरस आता है और आप रोते हैं और आप फैसला ही नहीं कर पाते कि ये क्या हुआ, बस आपको तरस आता रहता है और आप पैशन फीलिंग्स जो हैं वो उनका कैथारसिस करने बैठ जाते हैं। जबकि बैटोल ब्रैकेट कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंसिंग और एलिनेशन की टेक्निक को यूज करते हुए कि ऑडियंस को पहले बता दिया जाए भाई ये ड्रामा है, ये जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं इट इज मेयर अ प्ले नथिंग एल्स। आप लोगों को ये चीज दिखाई जा रही है भाई हम लोग एक्टर हैं और हम ये करने जा रहे हैं, दूर कर दिया जाए ऑडियंस का जो एक उसके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाए कि पैशन फीलिंग्स में वो आए ना, वो फैसला करे लॉजिक रीजन से क्या अच्छा क्या बुरा इस प्ले के अंदर। जब लॉजिक रीजन ही अंदर नहीं है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, इमोशन पैशन फीलिंग इतने डाल दिए हैं कि ऑडियंस को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो ये बैटोल ब्रैकेट जिसने कहा था कि लिटरेचर इज अ हैमर विद विच वी कैन मेंड सोसाइटी। लिटरेचर एक हैमर है, उसके जरिए हम सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं। वो लिटरेचर का यूज इसलिए करता है सोसाइटी को टीच करने के लिए, उसे बताने के लिए, वो डिस्टेंसिंग वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अरिस्टोटेलियन टेक्निक के ऊपर है ये प्ले। द फीलिंग विच अरिस्टोटल कॉल्ड कैथारसिस हेल्प द ऑडियंस मूव बियॉन्ड द फीलिंग पिटी एंड फियर्स एंड फाइंड पीस ऑफ द एंड ऑफ द प्ले। ये जस्ट एक डेफिनेशन है। करैक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की करैक्टरिस्टिक क्या होती है? अगर आपने कोई ट्रेजेडी, एक आइडियल ट्रेजेडी देखनी है तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जैसे उसने कहा है कि इडिपस रेक्स जो है वो एक आइडियल ट्रेजेडी है। उसमें एक प्रोटैगोनिस्ट है, वो सफर करता है, उसकी जो फेट है वो पी डिटरमिन है अपोलो से, वो बड़ा होगा, अपनी मदर से शादी करेगा, बाप को कत्ल कर देगा, उसकी वजह से ये होगा, अल्टीमेटली आंखें फोड़ लेगा, तो ऑल इज डिटरमिन्ड। आइडियल है, अनकॉन्शियसली उससे होता है,
और फिर उससे सफर करता रहता है और अल्टीमेटली अपनी आंखें फोड़ लेता है। हम बहुत रोते हैं जब, मैंने तो चूंकि उसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाई है तो मुझे पता है कि जब वो लंबी स्पीच करता है, जब वो अपने ब्रदर इन लॉ को वो लंबी तकरीर करता है, स्पीच करता है कि मेरी बेटियों का क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू सी दैम। फिर वो कहता है कि ये वो हाथ हैं, अपनी बेटियों को अपनी गोद में लेके कहता है ये मेरी बेटियों, ये वो हाथ हैं जिसने तुम्हारे बाप की आंखें छीन ली, मैं तुम्हारा भाई भी हूं और मैं तुम्हारा फादर भी हूं। वो फिर ऐसी लंबी लंबी बातें करता है, स्पीच करता है कि इंसान उसकी बातें सुन के रोने लग जाता है, पिटी फियर क्रिएट होता है कि ये क्या बना इसके साथ। बट अ ट्रेजेडी इज मोर देन जस्ट अ प्ले अबाउट सफरिंग। ट्रेजेडी जो है वो मोर देन होती है प्ले से। इन द पोएटिक्स Aristotle explained that the plot is the tragedy is more than just the story itself. It is arrangement of incident. देखें जी, ट्रेजेडी का जो प्लॉट है ना, वो चाहे करेक्टर याद रहे ना रहे, आपको वो उसकी स्टोरी नहीं भूलती। ये उसने बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन की कि प्लॉट जो है वो ओवरऑल होता है, उसमें प्लॉट जो है वो एक की प्लेस है रखता है ट्रेजेडी के अंदर। अ चेन, द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स आर चेन रिएक्शंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और उसके अंदर जो कुछ होता है वो कॉज और इफेक्ट होता है, पहले उसकी कोई कॉज है फिर उसका इफेक्ट होगा। कॉज इफेक्ट के बगैर नहीं चलता कि कोई कॉज हुई है तो उसका फिर उसके बाद रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन शो किया जाएगा उसके अंदर। दैट हैपन इन द स्टोरी। द प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द ट्रेजेडी। देखें उसने वही बात की कि प्लॉट जो है वो स्टोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट पीस है। मैंने आपको मिसाल दी हैमलेट की, मैंने आपको मैकबथ की, मैंने आपको अथेलो की, मैंने आपको किंग लियर की, मैंने आपको मिसाल दी डॉक्टर फास्टस की। अब देखें वो ट्रेजेडीज हैं तो उन ट्रेजेडीज का जो प्लॉट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको भले करेक्टर याद ना हो, आप जिसको चाहें उसकी स्टोरी सुना दें। द प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द ट्रेजेडी एंड अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल शुड बी होल विद द बिगिनिंग। उसका एक बिगिनिंग होता है, मिडल होता है, एंड होता है। बल्कि उसका एक बिगिनिंग होता है, उसका एक मिडल होता है, उसका एक एंड होता है। अरिस्टोटल कहता है कि बिगिनिंग ऐसी हो कि पता चले कि इसके बाद कुछ आ रहा है। फिर अरिस्टोटल कहता है कि मिडल ऐसा हो कि उसके बाद ये पता चले कि इसका एंड भी है, और एंड के बाद एंड ऐसा हो कि पता चले कि इसके बाद कुछ नहीं है। वेयर ऑल द इवेंट्स आर डिपेंडेंट्स ऑन द प्रीवियस। अब देखें वो मिडल, स्टार्ट, मिडल और एंड का बता रहा है। वेयर ऑल द इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस एंड लीड टू द नेक्स्ट। कि उसकी स्टोरी जो है वो उसके अंदर क्या कोहेजन्स और कोहेरेंस होनी चाहिए। कि एक बार बताई जा रही है तो अगले की पता हो, वो रिलेट करे पिछली के साथ, तीसरी के साथ, फिर और एंड, मिडल और एंड, बिगिनिंग, मिडल और एंड, इस तरह चलता जाए कोहेरेंस के साथ। Where all the events are dependent on the previous and lead to the next, because they are all tied together. कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं इवेंट एक दूसरे के साथ। आप इडिपस रेक्स को देखें तो वो जब वो वहां से दौड़ के जाता है तो वो किस लिए दौड़ के जाता है? पता चलता है कि वो इसलिए दौड़ के गया कि पीछे उसको पता चल रहा है, उसको फॉर्चून टेलर बता रहे हैं कि तुम अपनी मदर से शादी कर लोगे, फादर को कत्ल कर दोगे। वो अपने घर से दौड़ जाता है और अल्टीमेटली फिर जाके अपनी फेट के सामने खड़ा हो जाता है। Because they are all tied together and usually to the same person. This create unity. और ये यूनिटी क्रिएट करता है, चाहे वो जहां से भी फॉर्चून टेलर से और कहां से अपने पॉलीबस से अपनी मदर से बच के जाता है तो अल्टीमेटली फिर वो अपने एंड के पास आ जाता है। तो वो कैसे एक ही इंसान से कैसे जुड़े होते हैं, यूनिटी कैसी है उसकी। द प्लॉट इज स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट वी सी इन स्टैंडर्ड प्लॉट डायग्राम। देखिएगा, we start with the incentive moments or the moment that begins the cause and effect chains of event. हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लॉट के अंदर आपको अच्छा प्लॉट जो है उसके अंदर रिवर्सल पाया जाएगा, पेरिपिटिया पाया जाएगा, उसके अंदर अनेग्नोसिस पाया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि पेरिपिटिया क्या होता है और अनेग्नोसिस क्या होता है। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन,
उसके अंदर क्लाइमैक्स होगा। एनाग्नोसिस का मतलब होता है जब रिकग्नाइज कर लेता है, रिकग्निशन हो जाती है कि भाई मैंने ये सिन किया, मुझे इस वजह से ये मुझसे गलती हुई, वो रिकग्नाइज कर लेता है अपने फॉल्ट। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन के सिचुएशन हेडा गैब्रियल जो है बड़ी टॉप पे जा रही है, लोग एडमायरर साथ हैं, इधर इर्द गिर्द हर जगह पे उसके क्या एडमायरर हैं। कहते नो डाउट, वो कहती है मिस टेस्मैन ने क्या कहा, आंट जोजो ने कहा कि शी इज ब्यूटीफुल सिंस शी इज बोर्न, शी इज नो डाउट। वो कहती है टेस्मैन देयर इज नो डाउट शी इज ब्यूटीफुल सिंस शी बोर्न, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये इतनी खूबसूरत है जब से ये पैदा हुई है। एडमायरर्स जो हैं इसको इर्द गिर्द हैं, तारीफें करने वाले इर्द गिर्द हैं, चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, और जब से खूबसूरत पैदा हुई है, ऊपर से एरिस्टोक्रेटिक भी है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन उसका जब फॉल होता है वो भी हमने देखा। द रिवर्सल समटाइम कॉल्ड द पेरिपिटिया अ रिवर्सल सर्कमस्टांसेस फॉर द वर्स्ट। जब रिवर्सल यानी एक बहुत अच्छा जा रहा था, रॉयल था, अल्टीमेटली हमने किंग लियर को देखा, अगर आपने किंग लियर पढ़ा है तो किंग लियर में हमने देखा कि वो इतना अजीम बादशाह है, उसकी 3 बेटियां, जब वो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी डिवाइड कर देता है तो वो मांगने लग जाता है, रोड पे अपने एक तिनका उठा के सर पे रखता है, कहता हम कभी बादशाह हुआ करते थे। वी आर नॉट द फर्स्ट हु हैव दिस ट्रेजेडी, हम कोई पहले नहीं है कि जिनके ऊपर ट्रेजेडी आई है। देयर आर मेनी पीपल दे हैव गॉट ट्रेजेडी लाइक दैट। तो वो बहुत सारी बातें करता है, फिर वो बड़ा अक्लमंद हो जाता है कैरेक्टर, वो बड़ा सेन हो जाता है, बड़ा सेंसिबल हो जाता है, बड़ा सियाना हो जाता है, बातें बड़ी बड़ी ग्रैंड करता है जब वो सफर करता है कैरेक्टर। जब अमेरा अहमद के आप हीरो और हीरोइंस देखें, जब वो सफर करते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने एक प्ले देखा उसका, आई थिंक अमेरा अहमद का ही है, तो वो कोई उसकी हीरोइन जो है ना वो काट रही होती है, एप्पल काट रही होती है, तो वो आगे से उसकी बेटी पूछती है कि मम्मा आप जो भी एप्पल लेकर आती हैं वो मीठा बहुत होता है, जो फल लेकर आती हैं, जो सब्जी लेकर आती हैं वो बड़ी अच्छी होती है, जो चीज़ आप सिलेक्ट करती हैं वो बहुत अच्छी होती है। तो वो आगे से आंसर देती है, कहती है कि जितना सफ़र मैंने किया है अपनी लाइफ में, मैंने जितना यानी सफ़र किया है, जितनी मैं परेशान रही हूँ, जितना ट्रैवल किया है, डिफ़िकल्ट रास्तों से आई हूँ, तब जाके इस रिजल्ट पे पहुँची हूँ, तब जाके इतने एक्सपीरियंस से यहाँ पहुँची हूँ। खुदा करे कि ये एक्सपीरियंस तुम्हें ना हो। यानी वो अपनी सफरिंग बताती है कि कहां कहां से मैं होकर आई हूं, तो तब मेरे हाथ में ये जायके आए हैं। आगे जी क्लाइमैक्स होगा, उसके अंदर एक क्लाइमैक्स होगा। द क्लाइमैक्स एज अ स्टैंडर्ड प्लॉट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। यानी जब पीक पे चला जाता, जब वो बर्न करती है, उठाती है, वो कहती है कि मिसेस एल्फस्टेड आज मैंने तेरा बच्चा जला दिया है, जो तुम्हें दिया था लव बॉग ने, वो बच्चा जो है वो जला दिया है। वो जो जब बर्न करती है, उसका लिखा हुआ थीसिस, उसका लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट, वो बेसिकली उसका हमारा क्लाइमैक्स है इस प्ले का। ये बातें आप याद रखें, आप बल्कि उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर शामिल करेंगे। रेकग्निशन इज आल्सो कॉल्ड द एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस का मतलब क्या होता है? एनाग्नोसिस का मतलब होता है रिकग्निशन। जब पता चल गया कि बस आई हैव गॉट दिस, मैंने ये फॉल्ट किया और मेरी वजह से ये हुआ। रिकग्निशन इज आल्सो कॉल्ड एनाग्नोसिस is when the character make an important discovery and gain insight to his life. Insight कि वो लाइफ को समझ जाता है, पता चल जाता है भाई ये मुझसे ये हुआ है और आई हैव कमिटेड दिस एंड दैट। क्योंकि अनकॉन्शियसली मोस्टली जब सिन होगा तो तब भी हमें पिटी फियर क्रिएट होगा ना। उसके एरिस्टोटल ने कहा था अगर हमें कॉन्शियसली अगर बंदा एक इंटायरली विलन है तो उसके साथ ट्रेजेडी हो जाए तो हम कहेंगे अच्छा था, बुरा इंसान था तो अच्छा है मारा गया। अब एक बंदा वो अनकॉन्शियसली उससे होता है, फिर वो सफर करता है, फिर दुख होगा यार उसे पता नहीं था। अब हमारी जो हीरोइन है हेडा गैब्रियल जो है वो क्या है? वो मिक्सचर है, वो ब्लेंड ऑफ, उसने इब्सन ने ऐसा कैसा कैरेक्टर बनाया, शी इज अ ब्लेंड ऑफ वाइस एंड वर्च्यू, शी इज अ ब्लेंड ऑफ गुड एंड इवल। उसकी पर्सनैलिटी के अंदर गुड भी है, इवल भी है। आपने देखा कि जोजो के साथ वो कैसे बिहेव करती है। जोजो कहती है कि मैं अक्सर मिलने आऊंगी, आंट जोजो कहती है, अभी हम पढ़ेंगे, तो वो कहती है कि अक्सर तो आप जब दिल करे आप मिलने आ सकती हैं।
वो कहती मुझे अच्छा नहीं लगता, कहता तुम आंट जोजो कहा करो, कहती मैं आंट जूलियाना ही कहूंगी इसे, तो आंट जूली मैं कह सकती हूं लेकिन आई कैंट से आंट जोजो, कहता तुम आंट जोजो करो, मैं ये कहता हूं, टेस्टमैन कहता है मुझे अच्छा लगता है, तुम भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तो वो कहती मुझे ये अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इसका मतलब है वो जस्ट होने की कोशिश करती है, उसके अंदर गुड और बैड दोनों ही हैं, वाइस एंड वर्च्यू दोनों मौजूद हैं हमारे कैरेक्टर के अंदर, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कि वो कोई अटर गुड ना हो और कोई अटरली वो कोई बैड ना हो। अगर ऐसा है तो फिर तो ट्रेजेडी होती नहीं है। तो यहाँ पे इब्सन ने भी इस चीज को देखा है। रेजोल्यूशन होता है कि जब सोल्यूशन हो जाता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सब एवरीथिंग इज सॉल्व। द रेजोल्यूशंस ऑन कम्स व्हेन द अदर कैरेक्टर कम मोर्न द लॉस ऑफ द हीरो बट सी गुड दैट हैज कम विद हिज passing. आगे ट्रेजिक हीरो इज द फोकस ऑफ द ट्रेजेडी एंड होल्ड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज। चाहे आप हेडा गैबलर को देख लें, चाहे आप प्रॉक्टर को जॉन प्रॉक्टर को देख लें जो हमने अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ा, चाहे आप इसको किंग लियर को देख लें, चाहे इडिपस रेक्स को देख लें, चाहे आप एगमेम्नॉन को देख लें, जिसको भी देख लें, आप देखेंगे कि ट्रेजेडी शोज दैट इट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी खुद शो करती है कि ये भी ट्रेजेडी है। एरिस्टोटल बिलीव द tragic heroes are possess similar qualities and ideas that is still taught in literature courses today, and while there are variant and debates surrounding specific character tragedies, the tragic hero is usually the man following the characters. अब देखें जी, ट्रेजिक जो ट्रेजेडी है, या बहुत सारी ट्रेजेडीज ऐसी हैं जैसे हेडा गैबलर की ट्रेजेडी है, जैसे हैमलेट की ट्रेजेडी है, जैसे इसके अलावा दीगर ट्रेजेडीज ऐसी मौजूद हैं। इन ट्रेजेडी के ऊपर अभी डिबेट जारी है कि क्या वो मैड था या नहीं था, क्या जो करेक्टर है हेडा गैबलर का वो किस तरह का करेक्टर है, वो कितना कॉम्प्लेक्स करेक्टर बनाया कि अभी उसकी डेथ के बाद, इब्सन की डेथ के बाद स्टिल डिबेट दिस, इट्स अ हॉट इशू एंड क्रिटिक्स दे आर डिबेटिंग ओवर इट वेदर हेडा वाज अ गुड करेक्टर और बैड करेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ करेक्टर शी वाज, वो किस तरह की उसका करेक्टर था, अभी भी उसके ऊपर डिबेट है, बड़ा यानी वसी उसने एक करेक्टर बनाया है। ही कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस, ही इज लाइकली अ नोबल्स और इवन अ किंग, यानी वो किसी नोबल खानदान से आता है, वो अजीम होता है, वो अजीम होता है, वो नोबल होता है, किंग होता है, इस तरह की पर्सनैलिटी होता है मोस्टली जो हीरो होता है। while he is a great guy and he is not perfect, यानी वो ग्रेट भी है लेकिन परफेक्ट भी है, जैसे हेडा गैबलर है हमारे इस प्ले की। द ट्रेजिक फ्लॉज आर द मिस्टेक्स द हीरो मेक्स लीड टू हिज डाउनफॉल, जो वो ट्रेजिक फ्लॉ करता है जो उसके अंदर मौजूद है वही उसका हमार्टिया ही उसको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। लेकिन क्लासिकल ट्रेजेडी में हमने देखा कि वो सुपर नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। द हीरो मेक्स अ चॉइस दैट द रिजल्ट इन हिज ओन सफरिंग्स, Even though the hero suffers in the end, he learns something about himself. जब हीरो सफर करता है तो वो एक नया इंसान बन जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। He has learned lot of lesson and he started reflecting. He started saying good thing. He started even saying quotes. वो quotes बोलता है। As flies to the bottom boy, we are to the god. They kill us for their sport. किंग लियर के अंदर कहता है You and me are the true girl. You and me are the true birds. Let's go to the cage and I will tell you old tales and you will sing a song for me. Who said? King Lear said. फिर उसके बाद कहता है एक फूल का करेक्टर होता है, कहता है donkeys are caught by the necks, buffaloes by the legs. फिर वो कहता है speak less than you thou knowest, go more than thou goest. Speak, leave thy drink and thy war, and always keep in the door. जितना जानते हो उससे कम बोलो, जितना सुन सकते हो उससे ज्यादा सुनो, वो कहता है किंग लियर के अंदर फूल का करेक्टर। तो बड़े कोट्स बोलते हैं उसके अंदर, ट्रेजेडी के अंदर वो शामिल करता है शख्स। सॉफोकली, किंग लियर्स, Oedipus the king is an excellent example of tragedy plot with the tragic hero. The story begins with the incentive moment. There is a plague in Thebes and Oedipus vows that he will take care of it. It begins with the cause and effect. अब देखिए बड़ा सॉलिड कॉज है भाई,
हमने उसके अंदर देखा कि इडिपस जो है वो खड़ा है, उसके घर में, उसके इलाके में, थीब में एक बहुत बड़ा कहत आया हुआ है और लोग उसके बाहर से जमा हो जाते हैं, कहते हैं बादशाह सलामत, हमें वैसे ही निजात दिलाओ जैसे आपने हमें स्फिंक्स से निजात दिलाई थी। यू वाज, आप मसीहा बनकर आए थे और हमें इनसे निजात दिलाई थी, अब भी कुछ करो फॉर गॉड सेक। कहता है गवर्न, रूल ऑन लाइव पीपल रादर देन डेड पीपल। मुर्दा लोगों पे हुकूमत ना करो, जिंदा लोगों पे हुकूमत करो, कुछ करो हमारे लिए। तो ये पढ़ लीजिएगा, यही चीज है। नीचे आ जाए, हैडा गैबलर। हैडा गैबलर, हैडा गैबलर इज अ स्टोरी ऑफ अ नोबल लेडी हु इज अ स्लेव ऑफ हर ओन एम्बिशंस। अपनी एम्बिशन की वो गुलाम है और इसकी स्टोरी है। हेनरिक एब्सन हैज सक्सेसफुली अचीव्ड हिज टारगेट of writing tragedy by presenting a story in which illicit desires of Hedda Gabler's lead her towards annihilations. Annihilation का मतलब लिखें तबाही, कि उसके जो बुरे अज़ाइम होते हैं, बुरी ख्वाहिशात होती हैं, वो तबाही की तरफ ले जाती हैं उसको। In other words, Hedda Gabler is not only a play but indeed a tragedy in which a woman herself is responsible for her destruction because of her desire। कि वो अपनी ख्वाहिशात की वजह से डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, अपनी डिजायर की वजह से। द प्ले रिमेन्स अ डिबेट फॉर क्रिटिक्स इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द हेनरिक एब्सन, दैट व्हाटएवर इट कंप्लीट्स requirements of the tragedy not as discussed in Poetics by Aristotle. Most of the critic thinks that Henrik Ibsen exaggerated the role of the Hedda Gabler. बहुत सारे क्रिटिक कहते हैं कि उसने exaggerate किया, बढ़ा चढ़ा के बयान किया। He has given this play a melodramatic touch। लिखे melodramatic का मतलब, melodramatic का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा extreme emotions, passions, feeling आप डाल देते हैं किसी प्ले के अंदर, तो उसको कहते हैं प्यार, लव, मोहब्बत की जो एक्सट्रीम पैशन मोशन डाल दें तो उसको कहते हैं melodramatic। However, they agree that it fulfills the requirement of the modern tragedy, though not of the Aristotle's to some extent। अब देखेंगे, कहता है जी मॉडर्न ट्रेजेडी जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है ये बड़ी हद तक फॉलो करती है। उसमें जी रॉयल बंदा ही होना चाहिए, इसमें रॉयल नहीं है क्योंकि किंग तो नहीं है वो, और मिडिल क्लास में उसकी शादी हुई है। फिर हमने देखा कि वो रादर देन सुपर नेचुरल फोर्सेस के अलावा उसे सोसाइटी जो है वो टेंशन दे रही है। तो ये चीजें मॉडर्न ट्रेजेडी की तरफ जाती हैं ज्यादा। When discussing tragedy, neither Aristotle can be ignored nor can William Shakespeare be underestimated। जब हम ट्रेजेडी की बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर भी आएगा, एलिजाबेथन राइटर जिसको हम रेनेसेंस एज का राइटर है, और साथ हमारे अरिस्टोटल की डेफिनेशन आएगी, और अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी है ये दोनों डिस्कस होंगे। Shakespeare be underestimated। There is a difference between Aristotelian tragedy and Shakespearean tragedy। Regardless of that, purpose of tragedy is the same। यानी जो वो लिखते थे तकरीबन सेम था, उसकी भी जो डेफिनेशन है, उसके शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी हैं अरिस्टोटल की डेफिनेशन को किसी ना किसी हद तक फॉलो जरूर किया। Regardless of that, purpose of the tragedy is the same। Aristotelian tragedy is preferred in this context because wider definition of tragedy has given in Poetics। Even otherwise, most of the tragedies are written in the view of the Aristotelian definitions, Aristotle's definitions of tragedy। यानी कहता ज्यादातर ट्रेजेडी जो अरिस्टोटल की डेफिनेशन पे लिखी जाती है। First and the foremost element of the tragedy is the belonging of the protagonist, hero heroines from a noble family। The protagonist must belong to upper or elite class। आगे वो कहता है जी पोएटिक का जो चैप्टर 8 है उसमें डील विद द ट्रेजिक हीरो, वो सारा ट्रेजिक हीरो के बारे में। द ट्रेजिक हीरो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल शुड बी द मैन ऑफ द नोबल नेचर। अब हैडा गैबलर के साथ हम उसको उसकी डेफिनेशन को भी कंपेयर करेंगे। डेफिनेशन माइंड में रखनी है कि अरिस्टोटल कहता है एक रॉयल पर्सन हो, उसके अंदर एक हमार्टिया हो, वो हमार्टिया उसे डाउनफॉल की तरफ ले जाए, और जो वो सिन करे वो कॉन्शियस ना करे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उससे हो जाए। ठीक है जी, वो ना अटरली गुड हो इंसान और ना अटरली बैड हो, उसके मिड में हो। अगर ज्यादा ही बुरा है तो हम कहेंगे यार ये तो अच्छा हुआ मर गया, अगर ज्यादा ही अच्छा है तो हम कहेंगे यार ये तो शहीद हो गया। तो वो कहता है कोई दरमियान में हो बंदा।
Hedda Gabler too belongs to the elite class family. She is a daughter of the general. As a general's daughter, she has a good influence in the society. Portrait of the General Gabler that hangs above the sofa. हमने देखा कि जब वो जनरल गैब्रियल का पोर्ट्रेट जो है ऊपर लगा हुआ कमरे में. And again reference of the guns in the plays and the discussion between the many of the characters reveal Hedda's birth in the dignified family. Hence, Hedda Gabler fulfills the requirement of the Aristotelian tragedies to the extent of belonging. अब देखें इसमें हमारे दोनों सवाल आ जाएंगे. अगर वो हमसे पूछता है कि Hedda Gabler as a is totally is following the step of the Aristotelian definition, तो हम फिर भी उसे एक्सप्लेन कर लेंगे. अगर वो कहता है मॉडर्न ट्रेजेडी तो हम फिर भी एक्सप्लेन कर लेंगे. अगर वो दोनों का ब्लेंड कहता है हम तब भी बता देंगे. अगर वो इनमें डिफरेंस पूछता है तब भी, यानी हम 4-5 सवाल इसमें इससे कर लेंगे. Of Aristotelian tragedy to the extent of the belonging of the character from a noble class. Needless to mention that Aristotle does not prefer a woman for tragedy. Aristotle ने लेकिन प्रेफर नहीं किया कि औरत हो ट्रेजेडी के लिए, वो हमेशा मेल को लेता था. He considered women inferior to men. वो inferior क्योंकि वो सोसाइटी उस वक्त और थी. Secondly, a tragic characters must not be virtuous. If a virtuous man falls from the prosperity to adversity, then it may shock us. It will not excite pity and fear. Likewise, a bad man must not show a tragedy. Passing from adversity to prosperity is absolutely alien to the spirit of tragedy. I hope you are understanding my point. जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बड़े सिंपल है. Besides इसके अलावा if the hero is bad, then again it will excite neither pity nor fear. It will just satisfy the moral sense. Thus, the tragic hero must be the combinations of these both elements for the purpose of invoking pity and fear. यानी वो दोनों के दरमियान हो. As far as Hedda Gabler is concerned, she fulfills the requirement of tragedy. She is not a virtuous lady. वो कोई इतनी virtuous lady नहीं थी कि वो कोई बहुत नेक lady थी. वो जज ब्राक के साथ भी चाहती है ताल्लुकात. वो लव बॉब के साथ सेक्सुअल बातें करती है. साथ वो घर में भी ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ भी ठीक है. तो इट मीन वो मिड में है, वो हर तरह की है. उसकी डिजायर्स जो हैं वो बड़ी एक्सट्रीम है. उसकी डिजायर जो है वो बड़ी रेवोल्यूशनरीज है. वही रेवोल्यूशनरी डिजायर उसे ले डूबती है. शी हैज अनएथिकल डिजायर्स एंड शी होप्स दैट हर डिजायर वुड बी फुलफिल वन डे. और ये वो चाहती है किसी ना किसी दिन वो फुलफिल करेगी. वो ट्राइएंगुलर रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की कोशिश करती है. लव बॉब के साथ भी उसका चक्कर था. शी इज ऑल्सो नॉट टू बैड फॉर द ट्रेजेडी. Therefore, combination of good and bad makes Hedda Gabler a perfect tragic heroine. Thirdly, in the view of Aristotle, tragic hero fall from positions of lofty होता है अजीम, बुलंद, आला, eminence and disasters which wrecks his life. wreck होता तबाह करना. May not be due to the deliberate wickedness but due to some great errors or frailty. या तो वो कोई फ्रेलिटी की वजह से हो या कोई एरर ऐसा है कि वो आप अनकॉन्शियस आपसे हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता. Errors or frailty may be regarded as a mistake due to inadequate knowledge of the particular circumstances. It may also be, आप यहाँ पे हवाला दे सकते हैं, आप हवाला दें यहाँ पे एडिपस रेक्स का. उसे पता नहीं था वो मेरी मदर है, नहीं तो वो शादी ना करता उससे. It may also be regarded as a hamartia, the act which is conscious and intentional but not pre-planned. उसका pre-planned नहीं था. It may be act which is committed in anger. Nevertheless, to be concise, a hero must suffer because of hamartia. यानी वो hamartia उसे ले डूबे और hamartia ही उसे लेके जाए ultimate end की तरफ. So far, Hedda Gabler is concerned, there are a lot of incidents in the play according to which Hedda's rash judgment is evident. We face much difficulty to identify that which incident is most responsible for Hedda's destructions. उसने इतना एम्बिगुअस ये कैरेक्टर बनाया कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन सी असल वजह है जिसकी वजह से उसकी अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन हुई. Her decision of leaving Lovebob, her decision of marrying Tisman, her decision of holding Lovebob's manuscript and give him to Gunn are her choice, but all these are not pre-planned. ये सारे प्री प्लान ये अचानक वो करती है.
Moreover, the spectators does not find that these choices were taken in a rashness. Hedda was aged enough to take a decision of marriage, and her choice of rejecting Lovborg as well as accepting Desmond was totally justified. She chooses a man whom she does not love because he is destined to be a professor. Therefore, he is better than the Lovborg. She makes such decision. अब वो Lovborg को सिलेक्ट क्यों करती है, ये मैं वैसे आपको बता दूं. उसने ये सोचा कि Lovborg जो है वो तो शराब पीता है, तो वो इलिजिटिमेट इलिसिट रिलेशन भी वो फॉरवर्ड भी हो रहा था, तो इसलिए उसने उसे धमकाया और ऊपर से पिस्टल से फायर किया और वो दौड़ गया और वो चला गया. और जबकि टेस्मन जो है उसका एक अच्छा फ्यूचर है और वो एक्सपेक्टेड राइटर है और ही कैन बी स्कॉलर एंड गुड राइटर इन फ्यूचर, एंड ही डज नॉट ड्रिंक लाइक Lovborg, और Lovborg की तरह वो शराब नोशी भी नहीं करता. All these incidents are evident that she brings her destructions by her own hand. Hence, the requirement of hamartia has also been fulfilled in the play. कि वो बहुत सारे काम जो है वो अनप्लान करती है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट को जलाना, जैसे पिस्टल से फायर करना, जैसे पिस्टल उसके हाथ में दे देना, तो बहुत सारे शादी कर लेना, Lovborg को छोड़ देना, जज ब्राक को के साथ उलझना, ये सारी चीज़ें वो अनप्लान्ड करती है. यूज ऑफ पेरिपिटिया इज आल्सो सीन बाय द ऑडियंस विच अल्टीमेटली अरोजेस द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर. पेरिपिटिया, पेरिपिटिया का मतलब मैंने पहले ही बताया, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन का बदल जाना, चेंज हो जाना. रॉयल है तो फकीर बन जाए, फकीर है तो रॉयल बन जाए, ये होती है रिवर्सल सिचुएशन. इनफैक्ट इट इज द रिक्वायरमेंट विच मेक्स Hedda Gabler's a real tragedy. Hedda wants to achieve what she wishes and somehow she achieves it. It is a reversal of fortune, as we find that what she wants totally destructive for her. When she could not spend life as per her own traditions, she uses Lovborgs in order to achieve her objectives of life. Furthermore, she wants those qualities in her husband which are in Lovborg. Ultimately, when she could not accomplish her desire, she suggests Lovborg to commit suicide. After the end of Hedda's life, when it is disclosed that Lovborg dies due to the injury that robs him of his every manliness, then it causes catharsis due to the pity and fear. अब पहली बात तो ये है कि वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा ख्याल रखे, मेरी विशेष के मुताबिक चले, और वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा था. फिर वो उसे पिस्टल देती है, तो पिस्टल उसकी कोई स्पेशल प्लेस पे जब वो फायर होता है या उसके बुलेट लगती है, तो वो उससे भी वो खुश होती है कि अच्छा हुआ कि ये इसके यहाँ पे पिस्टल लगा है, यानी वो जो बुलेट है उसने यहाँ पे टच किया है. तो दिस इज व्हाट शी इज सैटिएटिंग हर डिजायर. वो एक तो उसे गुस्सा है कि उसका हस्बैंड जो है वो चीज़ नहीं है जो वो चाहती थी. वो सारा दिन बुक्स में रहता है, थीसिस लिखता है, किताबें पढ़ता रहता है, इवन हनीमून पे भी वैसे लग रहा है. तो शी वांट्स द क्वालिटीज लाइक Lovborg बिकॉज ही वाज ड्रिंकिंग, ही वाज एंजॉयिंग, ही वाज playing with the girl, he was a playboy, and she wants such kind of husband. Upshoot of above discussion is that the Hedda Gabler is no doubt a tragic character, and play Hedda Gabler is indeed a tragedy. A society has been presented by Henrik Ibsen in which the women are unethical and unafraid more of the scandals than their inner souls. The story is none merely a simple folk tale but true tragedy in every sense. Henrik Ibsen achieves his target of creating a successful tragic character. Eventually, by the combination of every ingredient of tragedy, his play Hedda Gabler can be added as the list of tragedies. वो कहता है जी, कंक्लूड हमने ये किया कि ये एक ट्रेजेडी है और इसको लिस्ट ट्रेजेडी की लिस्ट में गिना जाए, बिकॉज इसमें सोशल जो है कन्वेंशंस जो हैं, सोशल प्रेशर जो है वो कॉज बनता है ट्रेजेडी का, और उसने ऐसा करैक्टर बनाया है जो करैक्टर के अंदर ब्लेंड ऑफ गुड एंड वाइस है, वाइस एंड वर्च्यू है. एंड बोथ द थिंग्स आर इंक्लूडेड. करैक्टर इज लॉफ्टी, करैक्टर हैज hamartia, करैक्टर हैज देयर इज ignorances, and ignorances there is a peripetia, there is a reversal of the situation, there is a climax, there is a
start, there is a middle, there is end, and everything is following according to the Aristotle's definition. Aristotle की definition को follow करता है. It is a classical tragedy as well as modern tragedy. और इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि इसको उसने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि इसमें करेक्टर का पता नहीं चलता कि क्या पिस्टल देना ट्रेजेडी है, क्या डेजमंड से शादी करना ट्रेजेडी है, मिडिल अपर क्लास से मिडिल क्लास में आना ट्रेजेडी है, क्या लव बॉय को रिजेक्ट करना ट्रेजेडी है, उसको मैनिपुलेट करना ट्रेजेडी है, जज ब्रैक को रिजेक्ट करना, जो फिजिकल रिलेशन चाहता था उसको रिजेक्ट करना ट्रेजेडी है. आखिर ट्रेजेडी लाई कहां करती है, इतना एम्बिगुअस बनाया कि स्टिल अंडर डिस्कशन है. लें जी, हमने इसको डिस्कस कर लिया.